भारतीय संविधान के ऑडियो क्लास में आपका स्वागत है और यह उसी क्लास के क्रम में तीसरा चरण है, मतलब ये तीसरा ऑडियो क्लास है। और आज के क्लास में हम भारत का संवैधानिक इतिहास इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इस पर एक छोटी सी पर चर्चा कर ली जाए। तो किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान कुछ बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है जिससे समाज के सदस्यों के बीच एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान राज्य के निर्माण और शासन का आधार होता है तथा समाज में शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान से यह स्पष्ट होता है कि समाज के निर्माण में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा। संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना संविधान है। संविधान सरकार के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था करता है तथा उनके बीच कार्यों का बंटवारा करता है। संविधान समाज की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। यह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यह सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की सीमा तय करता है जिसका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। अतः यह सरकार की शक्तियों को सीमित भी करता है। यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध करता है तथा समाज को एक बुनियादी और सामूहिक इकाई के रूप में पहचान प्रदान करता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा संविधान किसी क्रांति का परिणाम नहीं है, बल्कि एक क्रमिक राजनीतिक विकास की उपज है। भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया के तहत आपसी समझौते के आधार पर मिली थी। ब्रिटिश शासन से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ उस समय जारी शासन का स्वरूप भी विरासत में प्राप्त हुआ। भारत पर ब्रिटिश शासन को मजबूत और अनुकूल बनाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कई एक्ट पारित किए गए थे जो भारत के संवैधानिक विकास में सहायक हुए। इसी वजह से अगर आप देखें तो संविधान में अधिकांश अनुच्छेद, धाराएं या यूं कहें जो नियम कानून हैं वह उसी ब्रिटिश लीगेसी से आ रहे हैं, चाहे वह आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935 हो, जिसकी लगभग 75 से 80% तक अनुच्छेद हमारे संविधान में ज्यों के त्यों रख लिए गए हैं। अब आगे की परिचर्चा हम इसी संदर्भ में करते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश भारत में आ रहे हैं तो वह मूलतः ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं और 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जो चार्टर उन्हें प्राप्त हो रहा है वह भी भारत में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र है और उसमें सीधे सीधे उल्लेख है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सिर्फ व्यापार तक सीमित रहेगा।
1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, जिसका मतलब होता है कि राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और 1858 तक, मतलब सिपाही विद्रोह तक, ईस्ट इंडिया कंपनी किसी न किसी रूप में शासन करती रही है। और सिपाही विद्रोह के पश्चात, मतलब जो 1857 की क्रांति है, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश ताज भारत के शासन का जो संपूर्ण उत्तरदायित्व था वह सीधे अपने हाथों में ले रहा है। और यह प्रक्रिया या यह तरीका शासन का 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा। और जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान प्राप्त कर लिया, तब जाकर पूरी तरह से हम स्वयं से रचित संविधान के माध्यम से शासित होने लगे। और इस दौरान जिस तरह कंपनी एक्ट और भारत शासन अधिनियम के अलग अलग प्राविधान देश में लाए गए, मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा हम पर शासन करने के लिए, उन्हीं का अध्ययन हमारे संवैधानिक विकास का अध्ययन है। तो आइए 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसका प्रारंभ करते हैं। तो फिर भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में जो पहला चरण शुरू होता है वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। यह रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नियंत्रित, नियमित करने के लिए लाए गए थे। जो चार्टर एक्ट, कंपनी एक्ट, मतलब एक ऐसी संस्था जो व्यापार करने के लिए आई थी, धीरे धीरे भारत में शासन करने लगी, उसको नियंत्रित करने, ब्रिटिश हितों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के जो नियम कानून बनाए गए, वह इन्हीं रेगुलेटिंग एक्ट्स और कंपनी एक्ट या फिर चार्टर एक्ट के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को एक तरीके से मान्यता मिली। और ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला ऐसा कदम था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को वह नियंत्रित करने जा रही थी। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो कि इससे पहले केवल बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और पहला गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो प्रथम न्यायाधीश बने वह सर एलिजा इम्पे थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।
अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम ले आया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इस कानून की कुछ विशेषताएं इस प्रकार थीं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पदभार के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगें रखी थीं, जो इस प्रकार थी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार था। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। इन शर्तों को 1786 के कानून के प्राविधानों में जोड़ दिया गया। अब आते हैं 1793 का चार्टर कानून पर, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अपने 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। उसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। चार्टर कानून 1813 पर अब आते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया।
इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी। मतलब वही मिशनरीज को भारत में काम करने की छूट दे दी गई। इस कानून से भारत में ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दे दी गई। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की। इसी प्रक्रिया में एक एक्ट और बीच में आया था जो कि 1784 में, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा इसका राजनीतिक इतिहास भी जान लिया जाए। तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1783 में तत्कालीन कैबिनेट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक बिल पारित किया, परंतु कंपनी के अंशधारकों के प्रभाव के कारण कल यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की जो गठबंधन सरकार थी उसे त्यागपत्र देना पड़ा। किसी भी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार के पतन का यह एकमात्र उदाहरण है। इंग्लैंड के जो नई कैबिनेट बनी उसके अगुवाई विलियम पिट ने की और कंपनी की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए एक नया बिल 1784 में पारित किया गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार यह जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसने द्वैध शासन की व्यवस्था को प्रारंभ किया। नियंत्रण बोर्ड में को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे, मतलब जांच पड़ताल कर सके और उनको नियंत्रित कर सके। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। और अब आइए 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उस पे परिचर्चा करते हैं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को
नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया है। इस बात पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में आपसे बातचीत किया जाता है, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ ही बातों को ले रहे हैं, बाकी आप किताबों में पढ़ते रहिए। हालांकि यह भी एक तरह का वाचन ही है। तो इसके अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। उन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटे संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। मतलब जो 1833 का अधिनियम था उसमें सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का एक प्रयास किया गया था, जबकि 1853 में सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। और 1854 में इसके लिए मतलब भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक समिति गठित की गई, जिसका नाम मैकाले समिति। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा का स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो यह जो है कंपनी अधिनियम या फिर रेगुलेटिंग एक्ट का एक तरीके से समापन है। मतलब कंपनी शासन के अधीन जो नियम कानून बने थे वह 1853 तक थे। और इसके बाद जिस संवैधानिक विकास के इतिहास को हम पढ़ेंगे वह ब्रिटिश क्राउन यानी सम्राट के शासन का काल प्रारंभ होता है, मतलब 1858 से 1947 तक। तो इसे अगले भाग में पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत।